अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 की। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 7 में ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन बाय वन हम ऑब्वियसली सारी चीज़ों को एक दफ़ा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो टॉपिक है बेटा, पहले जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अच्छा बेटा, रेट जब भी आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं ना, आप मार्केट जाते हैं और कहते हैं कि अंकल जो है वो सब्जियों का रेट क्या है, ठीक है, फ्रूट का रेट क्या है। तो फिज़िक्स में आप पढ़ते होते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट जब कभी भी आप किसी को बात कर रहे हो ना, तो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपको पता है कि आज सब्ज़ी का रेट कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, ठीक है, और संडे बाज़ार में कुछ और होगा। तो रेट जो है वो एनीथिंग जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, उससे आप रेट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, कि जो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो इसमें जो रिएक्टेंट हैं उनकी क्या, रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट के वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसके बेटा हम कहते हैं कंसंट्रेशन। यानी कि किसी भी रेट की जो कंसंट्रेशन है, किसी भी मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो एक मेन पॉइंट होती है जिसकी मदद से हम रेट को फाइंड आउट करते हैं। तो रेट फिर क्या होगा बेटा, रेट होगा कि किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपकी जो रेट की डेफिनेशन है सिंपल, वो भी यही है बेटा कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में CNC लिखते होते हैं, कंसंट्रेटेड भी इसी फॉर्म में लिखते होते हैं, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एक टाइम में जब कभी भी किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी बेटा वो कैसे चेंज होगी, उसको आप कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ अ जो रिएक्शन है वो, अब देखो सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट है स्टार्ट में ये क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। स्टार्ट में प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा, प्रोडक्ट नहीं बना होगा। तो आप जब इसका ग्राफ ड्रा करते हो बेटा तो आप ये कहते हो कि भाई रिएक्टेंट एट द टाइम जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है, ऐसा ऐसा क्या हो रहे हैं, कम, और प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है, ऐसा ऐसा क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। एक वक्त आता है बेटा कि इस रिएक्शन में जो है वो क्या होते हैं कि ये दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, वो हम फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ लेंगे ये क्या होता है। तो इसको हम बेटा जो है वो कहते हैं रेट कहते हैं। ठीक है, रेट का तो हमें पता लग गया, लेकिन रुकें सर जी, रिएक्टेंट जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक रिएक्शन हो A जिससे वो B में जा रहा हो, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है A की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। वेरी गुड, कम हो रही है बेटा। कंसंट्रेशन को जब भी कभी रिप्रेजेंट करते हैं ना तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इस तरह के ब्रैकेट्स में लिखते होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर A है, A की अगर मैं कंसंट्रेशन लिखूंगा तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा ऐसे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम T, लेकिन इनका चेंज है। अब चेंज होते हैं तीन तरह के, एक डेल्टा H जो कि बड़े चेंज के लिए होता है, एक होता है बीटा बेटा D जिसको डेरिवेटिव भी कहते होते हैं, ये कंपैरेटिवली छोटे चेंज के लिए होता है। एक होता है डेल्टा, ये वाला जिसको पार्शियल भी कहते हैं, ये बहुत छोटे चेंज के लिए होता है, बहुत स्मॉल चेंज के लिए हो रहा होता है। तो इसको यूज़ करते वक्त आपने एहतियात करनी है। तो हम जो यूज़ करेंगे वो D यूज़ करेंगे। तो D ऑफ dt जो है ना, ये बेसिकली इसको डेरिवेटिव भी कहते होते हैं, इसका चेंज है। तो रेट जो है बेटा क्या है, वो माइनस का मतलब है कि कम हो रहा है। अगर यही मैं प्रोडक्ट के एतबार से करूँ तो प्लस D ऑफ B डिवाइडेड बाय dt जो है ना, ये क्या आ जाएगा, ये रेट विद रिस्पेक्ट जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, B आ जाएगा। अब अभी तक हमने ये बात की है कि सर ने ये कहा है कि जी कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज। अच्छा, या फिर आप इसको D ऑफ A डिवाइडेड बाय D ऑफ T कर लें। ठीक है, चेंज मैंने यहाँ पे इसलिए इस फॉर्म में भी लिखा है, इसके मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। ये होता है बेटा कि जब भी हम कभी भी दो टाइम इंटरवल के दरमियान जब हम निकाल रहे होते हैं ना,
जब दो टाइम इंटरवल के दरमियान, दो कंसंट्रेशन के दरमियान रेट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तब हम ये वाला डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे रेट आएगा। आपके पास ना एक एग्जांपल है, एग्जांपल 7.1, उसमें एक डाटा गिवन है। वो डाटा क्या है बेटा कि टाइम है और आपके पास कंसंट्रेशन दी हुई है। टाइम आपके पास 0 सेकंड था, तो कंसंट्रेशन बेटा उसकी थी 0.0। टाइम आपके पास 10 सेकंड हुआ, कंसंट्रेशन हुई 0.2। टाइम आपके पास 20 सेकंड हुआ, कंसंट्रेशन हुई 0.38। अब आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट द कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन बिटवीन टू टाइम इंटरवल, बिटवीन टू टाइम इंटरवल। कौन से बेटा, 0.0 से सेकंड एंड 20 सेकंड। तो आपने क्या कहा जी, अच्छा जी टाइम इंटरवल 0.0 सेकंड का जो टाइम था उस पर कंसंट्रेशन क्या क्या थी बेटा, उस पर कंसंट्रेशन थी 0। जब टाइम इंटरवल 2 आया 20, उस पर कंसंट्रेशन थी वो क्या क्या थी बेटा, आपके पास 0.38। तो आपने रेट निकाल लिया C2 माइनस C1, T2 माइनस T1, तो आपके पास आ गया 0.38 माइनस 0, और यहाँ पे 20 माइनस 0, दोनों को आपने डिवाइड किया, 0.38 डिवाइडेड बाय जो आपके पास क्या आ गया बेटा 20। तो अल्टीमेटली जो अब आपके पास रिज़ल्ट आया हुआ है 0.019 जो है वो आपके पास रेट आ गया। ठीक है, अब जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, अब रेट की हम यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो निकालने के लिए कंसंट्रेशन का मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसका मतलब मोल हम फाइंड करते हैं मोल में, और वॉल्यूम जो है वो होता है डेसीमीटर क्यूब में। तो रिजल्टेंटली जो इसकी जो वैल्यू यूनिट होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम हम फाइंड करते हैं बेटा इन सेकंड्स, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक हो गया। अब आगे बेटा जो है वो है रेट लॉ। आगे हम बात करते हैं रेट लॉ की। अब रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ ये कहता है कि जब कभी भी आप कोई भी इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एक्स। यानी क्या मतलब कि ए है वो कोई बना रहा है प्रोडक्ट, तो इस सारा का सारा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है ए की कंसंट्रेशन पे, रेज टू पावर रेट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर सम एक्स फैक्टर। ठीक है, वो एक्स फैक्टर जो है बेटा वो इसका कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे जो है इसको मैं अगर कांस्टेंट की फॉर्म में लिखूँ तो ये कहलाएगा के ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये पूरी जो इक्वेशन है बेटा इसको हम कहते हैं रेट इक्वेशन। जो के है बेटा ये के कहलाएगा रेट कांस्टेंट, और ए जो है वो आपके पास रिएक्टेंट है। एक्स जो है एक्स बेटा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये निकालते हैं हमेशा एक्सपेरिमेंटली। अगर बेटा मैं यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन कर दूँ 1 मोलर, ए की कंसंट्रेशन क्या 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 कर दूँ 1 मोलर, तो फिर रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के 1 की पावर क्या आ जाएगी बेटा एक्स। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा के। तो यानी कि रेट इज इक्वल टू के तब होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो क्या हो जाए 1 मोलर हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। तो इसका मतलब कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है रेट और ऑर्डर के बारे में। तो एक जो चैप्टर है इसका नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स फिर क्या हुआ कि स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन and factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction is called chemical kinetics. ठीक है, is called chemical kinetics. ठीक हो गया।
अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ऑर्डर की, तो बेटा एक और अगर हम मिसाल लें, एक अच्छा ऑर्डर जो है ना बेटा, हमेशा 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 ऑर्डर, जब कभी भी आपको ये ख्याल आए कि ऑर्डर हमने निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप नहीं निकाल सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा हमेशा क्या होता है बेटा, आपका वो एक्सपेरिमेंटल होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल होता है, तो इसके अलावा अगर इसका किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन हो, उसमें जो स्लो स्टेप होता है, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म का मतलब मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म वो रास्ता जिस रास्ते से रिएक्टेंट गुजर के प्रोडक्ट की तरफ जाए, उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो उसका रेट निकालने वाला स्टेप होता है, और उससे फिर बेटा हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। उससे ऑर्डर ऑफ, क्योंकि उसके बाद हम उससे रेट इक्वेशन से उससे रेट निकाल लेंगे, रेट से फिर हम ऑर्डर को फाइंड आउट कर लेंगे, वो एक अलग से डिस्कशन है। तो सो फार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करूं कि किसी भी ए बी और बी बी जो कि सी सी और डी डी बना रहा है, इसके लिए जब मैं रेट की बात करूंगा तो बेटा रेट डिपेंड कर रहा है के ए और बी रेस टू पावर देर ए बी, उसके मोल नहीं होंगे। रेस टू पावर क्या होगी बेटा, कोई एक्स और वाई वैल्यूज़ होंगी। लाजमी नहीं है कोई एक्स वाई वैल्यू ए बी के इक्वल हों। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि रेट निकालने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा निकालना पड़ता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर डिफाइन कैसे होगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बड़ा जो एक डेफिनेशन है वो तो सिंपल है कि जब कभी भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा ले रहे हैं इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, किसी रेट जो जिसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है, उस स्टेप के ऊपर जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे बेटा, उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड डेफिनेशन इसकी बेटा ये है कि क्या है, मतलब अब देखो यहाँ पे रेट जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस इक्वेशन में एक्स प्लस वाई क्या है बेटा, ऑर्डर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब जो पावर में है, टू विच मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि ये वाली टर्म है जिनकी मोलर कंसंट्रेशन है, इन द इक्वेशन, इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड, उनका सम जो पावर यहाँ पे हैं उनका अगर सम कर दें तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है बेटे, लाजमी नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वही हो जो हमने क्या कहा है बेटा कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हो, ये चेंज भी हो सकती है। और रेट इक्वेशन, रेट लॉ को आपको पता ही है कि क्या होता है, ऐसी एक्सप्रेशन जो शो कर रही हो रेट रिएक्शन रेट को और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, वो रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन कहलाती है। अब रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या क्या होता है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक हमारे पास रिएक्शन है 2NO2 प्लस O3 N2O5 प्लस O2। इसका बड़ा जो रेट है वो क्या है, के NO2O3। यहाँ पे रेज टू पावर 1 है, 2 नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन अगर ये पावर जो है इसके इक्वल ना हो, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा स्टेप है जो ये वाला है वो क्या है, स्लो स्टेप है। तो इसकी वजह अगर मैं रेट इक्वेशन लिखूं, अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी, इसकी रेट इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर जो है ये शामिल होगा, यानी कि इसकी रेट रेट इक्वेशन, सॉरी यही है रेट इक्वेशन क्या है, इसमें इसके पास जो है ना कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है वो शामिल है। लेकिन इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है
रेट इक्वेशन तो हमने लिख दी। इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बेटा वो क्या होगा, वो ये होगा उसमें NO2 + O3 ये मिल के कुछ और बना रहे होंगे अलॉन्ग विद दीज थिंग्स। ठीक है, ये मिल के हो सकता है कि ये मिल के बना रहे हूँ यहाँ पे NO4 बना रहे हूँ प्लस O2 बना रहे हूँ, या फिर जो है ये बना सकते हूँ बेटा N2O5 बना रहे हूँ प्लस ऑक्सीजन बना रहे हूँ, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है ना, या N2O5 बनेगा या NO2 बनेगा। तो N2O4 का तो कंसेप्ट उस तरह से नहीं हमें लगता कि होगा। अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि N2O5, क्यों, क्योंकि N2O5 मिल के तो यहाँ पे जो है वो और कोई चीज़ नहीं बन रही। तो N2O5 पहले अकेला मिलेगा, फिर N2O5 जो है फिर मे भी वो किसी और के साथ मिलके, किसी और ओजोन के साथ मिलके कोई और चीज़ जो है वो बना रहा हो। ठीक है, या सेकंड इसका मोल इसके साथ मिलके कोई बना रहा हो, व्हाट्सएवर। लेकिन आपने ये एहतियात करनी है, जब कभी भी आपके पास जो इंटरमीडिएट स्पीशी है अगर ये बन रही है या ये बन रही है, वो डोंट नो अबाउट दिस, ये एक्सपेरिमेंट्स से हमें पता लगेगा। तो आपको ये कंफर्म है कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये वाली चीज़ ज़रूर है ही है, वो आगे जाके मैं बता दूंगा इसको हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। तो सो फार बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देख लिया है कि किसी भी रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वो x वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 0, फ्रैक्शन और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, कई दफ़ा इसका x की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव आपके सिलेबस में है नहीं, तो वो शौकी मारने के लिए मैं लिख दूँ तो फ़ायदा क्या है, तो वो काम कर रहे हैं जो कि क्या सिलेबस का हिस्सा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहला जो कहलाता है 1 वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 मतलब सेकंड ऑर्डर, 3 मतलब थर्ड ऑर्डर, 0 मतलब ज़ीरो ऑर्डर, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की एक और फॉर्म होती है जिसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। वो सेकंड ऑर्डर में हम एक चीज़ को ज़्यादा मकदार में कर दें तो वो फर्स्ट की तरफ चला जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो पहला जो है बेटा वो क्या है, पहला आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अब इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। A reaction for which sum of exponent of rate equation is 1। मैं लाइन ड्रा के 1 क्यों की, क्योंकि यही डेफिनेशन आपने यूज़ करनी है। 2 के लिए ये डेफिनेशन, 3 के लिए ये डेफिनेशन, 0 के लिए आप 0 नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। वो हम उसकी तरफ में आता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है जी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास रेट जो है बेटा वो क्या होता है, रेट आपके पास डायरेक्ट डिपेंड कर रहा होता है 1⁻1 के ऊपर। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल क्या है बेटा, पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2, और रेट बेटा इसका क्या है, रेट इज इक्वल टू K और N2O5⁻1। ठीक है, सेकंड इसी की एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 गिव्स N2 प्लस 2H2O। इसका जो रेट है बेटा वो क्या है, K NH4NO2⁻1। नेक्स्ट बेटा क्या है आपके पास, सेकंड ऑर्डर, बल्कि इससे पहले हम 0 ऑर्डर देख लेते हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो आप 0 ऑर्डर में लिखेंगे कि रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a reaction that is independent of concentration of, वो क्या कहलाता है 0 ऑर्डर। बेटा इसमें बहुत MCQs बनते होते हैं। पहले सबसे जो पहला ज़रूरी MCQs है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होते हैं बेटा, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा,
एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। दूसरा फोटोकेमिकल रिएक्शंस कुछ होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं, जिस तरह H2 और Cl2 का जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो इसको फॉलो करता है, जो कि HI बनाता है, 2HCl बनाता है वगैरह वगैरह। सेकंड बेटा जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया जो है, अमोनिया वाला भी जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो नहीं कर रहा होता जब इसकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है। तो ये अमोनिया के रेट जो है वो क्या है, रेट रेज़ टू पावर 0 होता है। सेकंड ऑर्डर के लिए बेटा जो है वो वही इक्वेशन आपने यूज़ करनी है जो मैंने बताई थी, रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्शन इज 2 होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। 2 की पॉसिबिलिटी क्या है सेकंड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में पॉसिबिलिटी क्या है 2 की। तो पहली पॉसिबिलिटी बेटा क्या है कि रेट जो है वो ए की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 पे डिपेंड कर रहा हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दो रिएक्टेंट हों, दोनों की पावर जो है ना वो क्या हो 1 हो। अब इसमें ये ए के मुताबिक फर्स्ट ऑर्डर है, बी के मुताबिक फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर है बेटा वो क्या है, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल बेटा क्या है, इसकी एग्जांपल पहले आपके पास आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2 की डिकम्पोजिशन 2NO प्लस O2 में, तो ये इसका रेट जो है वो क्या हो जाता है, KNO2 रेज़ टू पावर 2 आ जाता है। फिर बेटा सेकंड जो है वो आपके पास आता है NO प्लस O3, ये गिव्स करती है जी NO2 प्लस O2, ये भी जो है वो रेट इसका बेटा क्या होता है, KNO और O3 के ऊपर डिपेंड करता है। ये 1 मिला के ओवरऑल ऑर्डर जो है वो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। तीसरी एग्जांपल बेटा जो है वो आपके पास 2NO2 है प्लस O3 है, ये N2O5 प्लस O2 है, इसका जो रेट है बेटा वो भी सेकंड ऑर्डर है, KNO2 और O3, ठीक हो गया। तो बेटा बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन कौन से में ऑर्डर में फॉलो करता है, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी ब्रूटल होते हैं कि वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं इसके हवाले से। देन बेटा आपके पास क्या है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब डेफिनेशन वही यूज़ करनी है जो आपने सेकंड ऑर्डर के लिए की है, फर्स्ट के लिए की है, कि रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज 3 इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। 3 पॉसिबिलिटी हैं थर्ड ऑर्डर की, कि रेट जो है वो क्या कर रहा हो, ए की कंसंट्रेशन पावर 3 हो, रेट जो है बेटा वो क्या हो, ए की कंसंट्रेशन 2 बी की कंसंट्रेशन 1, या इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि रेट जो है वो ए की कंसंट्रेशन 1 और बी की कंसंट्रेशन 2 पे डिपेंड कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि 3 रिएक्टेंट हों, तीनों की पावर जो है वो क्या हो बेटा 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। तो जब थर्ड ऑर्डर आता है, थर्ड ऑर्डर के बाद वो एक इतना ज़्यादा चेंज आता है कि वो फिर नलीफाई कर देता है इफेक्ट को। वो हम फिर जब बात करेंगे ना कि थर्ड ऑर्डर से मुझे पूछते हैं सर 4 ऑर्डर क्यों नहीं होता, भाई 4 ऑर्डर जब तक वहाँ तक कंसंट्रेशन किसी की बढ़ती है तो वो फिर अल्टीमेटली जो है वो सॉल्वेंट इफेक्ट की तरफ चला जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ सूडो इफेक्ट में। तो अब इसके हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स। तो बेटा एक एग्जांपल है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। अब इस केस में क्या है बेटा, इस केस में जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है कि NO रेज़ टू पावर 2 O रेज़ टू पावर 1, तो ये ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है। दूसरा बेटा 2FeCl3 है, इसके साथ 6Ki का इस्तेमाल करते हैं और ये मिल के बनाता है 2Fe I2 + 6KCl और प्लस I2 बनाता है। इसमें भी जो ऑर्डर, अब देखें ना यहाँ पे मोल्स अलग हैं, इनको मिलाएंगे तो 8 बनेगा, लेकिन जो इसका रेट है वो डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर बेटा, FeCl3 रेज़ टू पावर 1 Ki रेज़ टू पावर 2 पे डिपेंड कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं बेटा, इसके अलावा हमारे पास होता है फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर में क्या होता है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन कहते हैं जब भी कोई चीज़ पॉइंट्स में आ जाए या 1 डिवाइडेड बाय समथिंग में आ जाए, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या होगा बेटा, 1.5 हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी होगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। अब हम इसको कैसे जो ना वो लेके चलते हैं,
तो पहला जो है हमारे पास वो है बेटा एक, अब इसका भी वैसे ही लिखना है, आर रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज इन फ्रैक्शन, और 1 था ना, अब हम क्या क्या लिख देंगे, इज इन फ्रैक्शन। तो आपका ये फ़ायदा हुआ अभी आपको कि आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से डेफिनेशन याद होगी। आपने टाइटल देख के फ्रैक्शन है फ्रैक्शन लिख देना है, 1 है 1 लिख देना है, 2 है 2 लिख देना है, 3 है 3 लिख देना है, डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। बस आपकी मेहनत सारी की सारी किस पे है, एग्जाम्पल याद करने पे। तो ये क्या होगा बेटा 2HBr हो जाएगा। अब इस केस में जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है एच के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बी आर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन एच के ऊपर 1 है, बी आर के ऊपर हाफ है, तो ओवरऑल जो है वो 1.5 इसका जो है बेटा क्या है, ओवरऑल जो इसका ऑर्डर है वो क्या है 1.5 है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म की CHCl3, इसके अंदर बेटा क्या होता है Cl2 होता है, जैसे Cl2 इसके साथ मिलता है तो ये CCl4 बनाता है और साथ में HCl बनाता है। तो इसका भी जो रेट है बेटा वो क्या है, इसका भी रेट जो है वो क्या है KCHCl3 और साथ में जो है ना वो Cl2 है, उसकी रेज़्ड पावर हाफ है। ठीक है, इसका भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वो 1.5 है। अब आते हैं जी असल मेन पॉइंट पे जो हमने पहले बताया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो का मतलब होता है जेली, नकली। ठीक है, जो कि आपने इसको बनाया हो, आपने खुद कार इसको किया हो, ये असल में ना हो, बल्कि इसको आपने नकल उतारी हो किसी की। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये होता बेसिकली सेकंड ऑर्डर है, बाई मॉलिक्यूलर या 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर शामिल हैं। इस डेफिनेशन थोड़ी बहुत कम्प्लेक्स है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। अब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब क्या है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, मतलब क्या, एक CI3 Br एक मॉलिक्यूल हो गया, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल हो गया CH3 थ्राइस COH प्लस HBr। अब 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो रेट होना क्या चाहिए था बेटा, रेट होना चाहिए था कि CH3 थ्राइस Br और H2O 1 होना ये चाहिए था कि ये 1 होता, ये भी 1 होता, लेकिन हमने किया क्या है, हमने इसको यूज़ किया एक्सेस में। इसमें एक्सेस में यूज़ करने से इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो था सेकंड ऑर्डर, बना क्या लिया हमने, फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर में जो भी रिएक्टेंट इफेक्ट कर रहा हो उसको अगर आप ज़्यादा मिकदार में कर दें, एक्सेस में कर दें, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है। ऐसे सिस्टम को, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन फॉर विच, और अक्सर ये सॉल्वेंट होता है जिसको हम ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, फॉर विच सॉल्वेंट इज इन एक्सेस, सॉल्वेंट इज इन एक्सेस मतलब थोक के हिसाब से आपने ऐड कर दिया, एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट टेक पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब जरा अच्छा भला रेट डिटरमाइनिंग में था, हमने इसको थोक के हिसाब से प्रोवाइड कर दिया, उसकी वैल्यू नहीं रही। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे जो है ना आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है ख़त्म। अब आगे आपसे पूछता है डिटरमिन द रिएक्शन ऑर्डर, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। अब आपको ना डाटा गिवन है, तो ये ना इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग MCQ न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल 7.2, आपको बेटा हमेशा डाटा गिवन होगा, आपने उस डाटा से रिएक्शन ऑर्डर निकालना है, रेट लॉ निकालना है और रेट कांस्टेंट निकालना है। कितनी दफ़ा कांस्टेंट गिवन होता है, कितनी दफ़ा हमें निकालना पड़ जाता है। कैसे निकालेंगे, क्या होगा, ये हमें ना बेसिकली डाटा देख के समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो, हमेशा आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, जिस तरह यहाँ पे एक इक्वेशन है NO,
गैस है प्लस O3, मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की गैस की और यहाँ पे सॉलिड की, क्योंकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें, पिछले चैप्टर में पढ़ता था और अगले चैप्टर में पढ़ेगा इस पर डिपेंडिंग हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या 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 किया बेटा, हमने कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ऑफ NO वो क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ O3 क्या है और रेट क्या है। अच्छा, अब आप इसको ना बड़े गौर से समझिएगा, अगर ये आपको समझ आ गया बेटा, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स आप सारे कर लेंगे। देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली यहाँ पे जो वैल्यू है 1.00 इंटू 10⁻⁻6, इसको फिल वक्त में कंसिडर करता हूँ 1, क्योंकि सबके अंदर पावर जो है ना वो क्या है बेटा -6 है, तो इसलिए हम इसको 9 कंसिडर करेंगे, उसको 1 कंसिडर करें। 10⁻⁻6 ये 1 है, ये क्या है 9 है। जब NO 1 था, O3 9 था, तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन आई है, रेट आया है बेटा, वो है 1.98 इंटू 10⁻⁻4। आप समझ गए, ये एक कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। आपने क्या किया, अच्छा सर अगर मैं करूं कि रिएक्टेंट को डबल कर दूं, कर दो। अगर आप ये करो कि आप जो है ये जो आपका रिएक्टेंट है, सॉरी, आप इसको कर दो डबल 2.0, डबल करने से 10⁻⁻ में फ़र्क नहीं पड़ता, 12 नहीं करना इसको, ठीक है। अब आप इसको डबल कर दो, आपने इसको रखा है कांस्टेंट, इसकी वजह से जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 1.96। अब जो बदल रहा है वो किसकी वजह से बदल रहा है, NO की वजह से बदल रहा है। तो NO की वजह से कितना हो गया बेटा 3.96 इंटू 10⁻⁻4। ओ, हमने डबल किया तो वो 1.9 से 3.9 में चला गया, मतलब 2 से 4 में चला गया। डबल करने से डबल हो गया रेट। क्या किसको डबल किया सर, हमने कंसंट्रेशन ऑफ NO को डबल किया, तो रेट क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। सर मुझे समझ आ गई है, इसका मतलब है कि रेट के डबल करने से, अगर हमारे पास जो मतलब कंसंट्रेशन के डबल करने से रेट डबल होता है, इसका मतलब है कि रेट का कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और कोई पावर नहीं है। अगर पावर होती तो ये डबल करने से वो 4 गुना ज़्यादा हो जाता। देखो ना, अगर 2 होता तो ये आंसर क्या आता 4, इसका मतलब है कि ये पावर क्या है 1 है, तो इसके डबल करने से डबल हो रहा है। इसका मतलब सर ने एक चीज़ हमें सिखा दी कि रेट जो है वो NO की पावर 1 पे डिपेंड करता है। सर किताब में तो ऐसे नहीं लिखा हुआ, उसको कैसे करें जो किताब में लिखा हुआ है? वो ऐसे करना है बेटे कि आपके पास जो कंसंट्रेशन, जो रेट दिया हुआ है ना, रेट जो आपके पास रेट गिवन है 1, उसकी आप रेशो लें रेट 2 के साथ, ठीक है, और कंसंट्रेशन 1 जो दी हुई है उसकी आप रेशो लें कंसंट्रेशन 2 के साथ। अगर वो कंसंट्रेशन दोनों की जो आप रेशो दोनों की जो आपने ली है वो अगर इक्वल आ जाए, तो आप इसको ये समझें कि जो रेट है वो क्या हो रहा है, वो मतलब फॉर एग्जांपल रेट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास रेट था बेटा इनिशियली 1.96 98 10⁻⁻4, यहाँ पे था 3.96 इंटू 10⁻⁻4। आपने किया इसको डिवाइड 1 अच्छा इस वाले से डिवाइड करना होता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, इसको डिवाइड किया 1.98 इंटू 10⁻⁻4। सर जी क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त डिवाइड करना है जब आपको पता ना लगे ये कितना चेंज हुआ है, डबल हुआ है, एक हुआ है, कितना हुआ है। मैंने कह दिया डबल हुआ है, अगर ना पता लग रहा हो तो फिर आपने डिवाइड करना है। इसकी रेशो आ जाएगी बेटा 1, इसकी रेशो आ जाएगी 2, मतलब इसका एक था उसका हमने क्या किया है, डबल किया है, ठीक है। सिमिलरली यही रेशो आप इनकी भी ले लें, तो ये आ जाएगा 1.00 इंटू 10⁻⁻6, 2.00 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.00 10⁻⁻6 और 1.00 10⁻⁻6, तो कैंसिल आउट होके ये 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हमने डबल किया, जब हमने इसको डबल किया तो क्या हुआ, हमारे पास जो रेट है ये भी डबल आ गया, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है, अगर आपको डाटा से ना दिख रहा हो ना तो आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बुक वालों ने ऐसे किया हुआ तो कोई परेशान नहीं होना। अब बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन NO की क्या थी 1.0, हम उसी कंसंट्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं।
ताकि जो इफेक्ट है, अब हम किसका इफेक्ट देखने लगे हैं, अब हम इफेक्ट देखने लगे हैं इसका, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रखे। अब 9 था ना, हमने इसको 3 कर दिया, 3.00 इंटू 10⁻⁻⁶। तो कितना किया है बेटा, 9 का 3 का मतलब कि 9 को हमने 3 से डिवाइड किया, यानी कि 9 का हमने 1/3 लिया। तो अब इफेक्ट क्या हुआ, अब मसला पता है क्या आता है, मसला आता है कि इसका इफेक्ट बच्चे चेक कर रहे होते हैं इसके ऊपर नहीं, जब इसकी ए की कंसंट्रेशन NO की कंसंट्रेशन ये है, इसकी कंसंट्रेशन ये है, तो इफेक्ट इसके ऊपर होगा। तो आप देखेंगे इसका चेंज कितना आया। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास है बेटा वो है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁵। अब हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट। जब आप इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, 6.6 को डिवाइड करेंगे, अब मतलब पता है क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर 1.98 तो छोटा है 6.6 से, मतलब 2 है तो ये उसका क्या होगा 3 गुना। समझ नहीं आ रहा बेटे, 10⁻⁻4 है, 10⁻5 है, तो 5 है तो मतलब वो क्या है, छोटा है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 6.60 इंटू 10⁻⁻5 को किससे बेटा, 1.98 इंटू 10⁻⁻4 से, तो आपके पास आंसर 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻5 है। तो रेशो जो आपके पास इधर आई है 1:1/3, इधर भी 1:1/3। अल्टीमेटली आपके पास जो रिएक्टेंट्स है बेटा, दोनों का जो रेट है बेटा वो क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। दोनों का रेट जो है वो क्या क्या कर रहा है बेटा, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। तो रेट में ये लिख सकता हूँ फिर कि अब जो रेट इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। तो रेट इक्वेशन क्या क्या कहती है बेटा, रेट इक्वेशन कहती है कि भाई साहब जो रेट ऑफ है विद रिस्पेक्ट टू NO वो डिपेंड कर रहा है 1, विद रिस्पेक्ट टू O3 वो डिपेंड कर रहा है 1। अगर ये समझ आपको आ गया तो फिर बेटा अगला न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए करना आसान होगा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 7.1 विद इन अ सेकंड आप कर लेंगे, बच्चे सारे कर लेते होते हैं। अब आगे वो 7.3 में कहते हैं कि फॉलोइंग रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B आप रेट इक्वेशन लिखें। भाई ये भी कोई बात है, आपसे पूछ रहा है कि एक आपके पास H2 है प्लस Br2 है, वो आपको गिव कर रहा है G2HBr, और आपसे पूछ रहा है कि अच्छा बताएं कि वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दिस और हाफ ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दिस, आप इसका रेट लिखें। तो रेट इक्वेशन लिखें, तो रेट इक्वेशन क्या है बेटा कि रेट लॉ लिखें, हाँ ठीक है। तो H2 की पावर क्या है बेटा 1 और Br2 की पावर क्या है 1/2। मज़ीद अगर आप ऑर्डर भी लिखना चाहें तो 1 + 1/2 = 1.5। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं बच्चे। हाफ लाइफ मेथड कोई ख़ास मेथड है नहीं। हाफ लाइफ मेथड जो है ना, हाफ लाइफ क्या होती है, आधी ज़िंदगी। अब आधी ज़िंदगी जो है, अल्लाहु अकबर, हाफ लाइफ मेथड जो है उसमें क्या होना है बेटा, हाफ लाइफ मेथड में वो टाइम, जिस टाइम में हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो आधे कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट के अंदर, तो वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ। और ये डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। अगर ऑर्डर 0 हो किसी भी रिएक्शन का तो उसकी हाफ लाइफ बेटा फाइंड आउट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट कांस्टेंट। अगर उसके पास ऑर्डर जो है उसकी वैल्यू हो बेटा फर्स्ट ऑर्डर हो, तो इसको टाइम को निकालने के लिए 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। और अगर n की वैल्यू क्या हो बेटा 2 हो, तो उसके लिए जो है हम t हाफ को निकालते हैं बेटा 1/k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। ठीक है, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ A जो है वो आप उसको फाइंड आउट करते होते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे ये कहता है कि कोई एक रिएक्शन है आपके पास A + 2B है, वो आपको दे रहा है C, और आपसे ये कह रहा है कि T हाफ निकालें। तो आप निकाल लेंगे और आपको ये बता रहा है कि जो इसका ऑर्डर है वो बेटा है फर्स्ट, और जो हाफ टाइम है बेटा इसका, हाफ टाइम जो है, हाफ टाइम बेटा इसका उसने दिया हुआ है 30 सेकंड। और आपसे पूछ रहा है कि आप K निकाल लें। तो बेटा K आप निकाल लें, क्या मसला है, T हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो K इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। T हाफ कितना है बेटा 30 है, तो वो आप निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 30, आंसर आ जाएगा 0.0231, ठीक है, पर सेकंड।
अच्छा बेटा आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन, कि रेट ऑफ अ रिएक्शन में जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो क्या होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फिनोमेना है कि देखो अब टेम्परेचर के बढ़ाने से बेटा क्या होती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी की तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके दरमियान जो कोलिजन है यानी कि आपस में जो टकराव है वो बढ़ता है। टकराव के बढ़ने से क्या होता है बेटा, रेट भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जनरली इंक्रीज करता है रेट को, ठीक है। कोलिजन थ्योरी के मुताबिक कोलिजन होती है, एक कोलिजन होने के बाद वो सारा फिनोमेना आता है। तो वो इधर मैंने आपको जो है ना वो पढ़ाना है, लेकिन वो मैकेनिज्म के बाद में इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगा। अभी के लिए आप एक इक्वेशन जो है ना अपने माइंड में रख लें, वो इक्वेशन है बेटा आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस एक इक्वेशन क्या है कि के जो रेट कांस्टेंट है वो ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी और डिवाइडेड बाय आर टी पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो है वो क्या करता है, इसमें बेटा जो आर है वो आपके पास के जो है वो है रेट कांस्टेंट और ई ए जो है बेटा वो है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा आगे जाके, हम इसको हर तरह से बात करेंगे डिटेल में। आर जो है बेटा वो है जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। और ए जो है बेटा वो क्या है, आर्हीनियस कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, ए को हम कहते हैं आर्हीनियस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि जो रेट कांस्टेंट है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इंक्रीज करते हैं यानी कि अगर हम इंक्रीज करते हैं बेटा टेम्परेचर को, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका जो रेट है वो भी बेटा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ना वो हम इसको आगे देख लेंगे। आगे बेटा आता है टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ a chemical reaction, a chemical reaction। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैकेनिज्म होते हैं ना वो पहले से डिफाइन हुए होते हैं, हमें बस उसको क्या क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। लेकिन इन यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमें डाटा से मैकेनिज्म को जो है ना वो निकालना होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है, वेरी गुड, वो रास्ता जिस रास्ते से रिएक्टेंट गुजर के प्रोडक्ट की तरफ जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। तो बेटा इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखूं, द पाथ दैट रिएक्टेंट्स टेक टू फॉर्म प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं स्लो, कुछ स्टेप्स होते हैं फास्ट। जो स्लो स्टेप होता है बेटा उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो चले गए हैं मरी के ट्रिप पे। यहाँ पे हमने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, मेन जो APS है वहाँ पे हमने अपनी यहाँ पे खड़ी की हैं गाड़ियाँ। यहाँ ऊपर आपने जो है वो माल रोड पे जाना है, ऊपर एक एरिया है, यहाँ सीढ़ियों से गुजर के आपने वहाँ पे जाना है। और हमने कहा है कि यहाँ से गाड़ी हमारी घूम के इधर आएगी जो बस है, और यहीं से बैठ के हमने जाना है। तो अब इससे हाइक कर रहे हैं हम, यहाँ से हाइकिंग करके सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं ऊपर। तो जाते जाते कुछ लोग जो हैं वो हैं हैवी, ठीक है, उनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि मतलब रेगुलर वॉक नहीं करते, ठीक। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वॉक करते हैं। जो वॉक करते हैं बेटा या जो हाइक करते हैं वो फटाफट चले जाएंगे ऊपर, वो हैं क्या, वो हैं फास्ट रिएक्टेंट। और जो जल्दी वॉक नहीं करते या स्लो करते हैं या उनके पास टाइम नहीं होता वॉक करने का, वो स्लोली चढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल हम पैसेंजर हैं 29 और यहाँ बस खड़ी हुई है ऊपर,
जब तक ये स्लो वाले पैसेंजर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो बस नहीं चल सकती, ठीक है। तो आप बस में बेशक कितने बंदे बैठ जाएं, जब तक पूरे बंदे नहीं होंगे बस नहीं चलेगी, सवारियाँ पूरी करनी होती हैं उसने। तो स्लो रिएक्टेंट जो है, स्लो स्टेप जो है, वो बेसिकली डिटरमिन करता है कि जो आपका जो रिएक्शन है वो कैसे होगा बाकी चीज़ों की, उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इसी से हमने रेट निकालना होता है, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। अब हमारे पास एग्जांपल है 7.4। एग्जांपल 7.4 के बेटा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने, फिर आगे जाके ये हमें बहुत फ़ायदा देगी। एग्जांपल 7.4 में बेटा हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर रिएक्शन NO प्लस NO2 प्लस CO gives NO प्लस CO2, रेट इज इक्वल टू K NO2 raised to power 2। हाँ भाई, वट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस अबाउट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो कहता है कि आपको RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है। भाई यहाँ गौर करो, NO2 के ऊपर क्या है, पावर 2, इधर क्या है इसकी मोल 1। इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन से तो नहीं लिखा गया, ये किसी और इक्वेशन से लिखा गया, ठीक है। दूसरी बात, तो पहला मतलब है जब रिएक्शन जो है बेटा वो क्या है, रिएक्शन पहली पॉइंट क्या है कि रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, किसके रिस्पेक्ट से, NO2 के एतबार से, और नहीं डिपेंड कर रहा किसके ऊपर, मतलब जीरो ऑर्डर है। अगर कोई रिएक्टर ना लिखा हो तो उसका मतलब उसके मुताबिक वो जीरो ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, CO, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी पावर जीरो है, यहाँ पे यहाँ उसकी पावर जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा बेटा इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 जो है बेटा वो इन्वॉल्व हैं। किस में इन्वॉल्व है बेटा, RDS में इन्वॉल्व है, डिटरमाइनिंग स्टेप में। और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा कि रिएक्शन मस्ट प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप, यानी कि रिएक्शन इज जो है वो क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है बेटा, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अवर रिएक्शन इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जिस तरह हमने कहा है कि NO2 है वो कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, NO2 में पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। इसका मतलब है कि NO2 किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाया है। मतलब NO2 में कहता हूँ कि NO2 के साथ मिला है, क्योंकि अब इसके साथ मिलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा ना इसका। NO2 के साथ साथ मिला है और NO3 प्लस NO बनाया है। अगेन ये आपको मैकेनिज्म से पता चलता है, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है क्या चीज़ बनी है। फिर बेटा NO3 जो है उसने ये जो यहाँ पे बनी है, ये जो चीज़ यहाँ बनी है ना बेटा, इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये फिर रिएक्ट करेगी CO के साथ और जो रिएक्शन होगा फास्ट और बनाएगी NO2 और CO2। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। एक NO2 इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। अल्टीमेटली जो ओवरऑल आपके पास रिएक्शन आएगा वो वही होगा जो हमारे पास ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है प्लस CO2। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो वो चीज़ जो दरमियान में बने, जिस तरह NO3 बनी है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्पीशी, इसकी डेफिनेशन होगी स्पीशी दैट, स्पीशी कर लेते हैं, दैट डज नॉट अपीयर in the overall reaction but appear in mechanism, ये मैं ऐड कर रहा हूँ खुद, ठीक है, is called reaction intermediate, is called reaction intermediate। और जब आपके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो उनमें मैंने अलग से करके रिएक्शन इंटरमीडिएट और उसकी एग्जांपल भी ऐड की हुई है।
अब आगे बढ़ा क्या है, आगे आप आपसे एग्जांपल नंबर 7.5 है, उसमें भी दो स्टेप में इसको लिखा हुआ है, वो तब आप इजीली कर लेंगे। एग्जांपल 7.6 भी कर लेंगे। अब हम चलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो ग्राफ है वो हमें पढ़ना पड़ता है इसमें, इस टॉपिक में, तो वो तो हमें आता नहीं है। इसलिए हम पहले एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ लेते हैं, फिर हमें ग्राफ पढ़ना आ जाएगा, फिर हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटे, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेट होना मतलब अपनी जो है ना वो एक सुस्त हालत से एक्टिव हालत में आ जाना। क्या होता है एक्टिवेशन? एक्टिवेशन हम कहेंगे कि कोई भी चीज़ जो कि काम नहीं कर रही थी अब वो कर रही है, तो वो क्या होगी? एक्टिवेशन होगी। अब देखो मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, लेकिन वो टकराव, वो फिल्मों वाला टकराव नहीं है जिसमें वो हीरो हीरोइन टकराते हैं, प्यार हो जाता है। ये वो टकराव है जिससे मिनिमम वो एनर्जी जो कि आपको चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बताता हूँ। देखो बेटा, एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है बी, ये मिलके बना रहे हैं 2AB। तो अब A2 का B2 के साथ क्या होना है? टकराव होना है। यानी कि ये A है, ये B है, इनका आपस में होना है टकराव। टकराव में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होनी है जिसकी वजह से आपके पास ये चीज़ बननी है। वो जो टकराव होगा बेटा, वो टकराव होने के बाद जो कोलिजन होगी वो कोलिजन होनी चाहिए इफेक्टिव। कैसे होगी? उस इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होती है। इतनी एनर्जी से अगर वो मिलेंगे तो वो क्या होगी? वो एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम हमें इतनी चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, इन एडिशन टू काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी तो है उसके पास भागने के लिए, उसके अलावा खर्चा चाहिए उसको। इन एडिशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी, एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच द पार्टिकल मस्ट प्रोसेस, विच द पार्टिकल मस्ट प्रोसेस, पार्टिकल के पास होनी चाहिए, मस्ट प्रोसेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब इसको मैं डायग्राम की तरह से कैसे लिखता होता हूं बेटा। देखो यहां पे है हमारे पास रिएक्टेंट A2 प्लस B2, ये टकराते हैं, एनर्जी इनकी होती है हाई। इस केस में जो ना ए के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, बी के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, और आपस में भी ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉन्ड बना नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बॉन्ड बन जाए। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहां तक जो एनर्जी चाहिए होती है बेटा, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बेटा हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे जो है ना एनर्जी की लाइन होती है, ऊपर बढ़ रही है, नीचे कम हो रही है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो मैं वहाँ पे आगे जाके आपको बताता हूँ। तो सो फार हमें एक पता चल गया कि एक कोई पहाड़ है, और उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक कोई पत्थर है जिसको एक बंदा जो है वो धकेल रहा है। ये बंदा जब तक इसको यहाँ तक नहीं लेके आता तब तक ये इजीली जो है ना आगे कन्वर्ट नहीं होगा। मींस एक्टिवेशन एनर्जी इज अ बैरियर जो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट बनाए हुए है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस हो गया तो वो क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर हो थोड़ी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हो थोड़ी तो ये तो फटाफट जो है ना वो आपके रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो रिएक्शन होते हैं फास्ट उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी होती है कम, जो रिएक्शन होते हैं स्लो उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी होती है ज़्यादा। अब मैं अगर ग्राफ को आपको देखूं तो ग्राफ अगर ऐसे लिखा हुआ बेटा, ऐसे अगर कोई ग्राफ प्लॉट हुआ हो
तो आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। यहाँ पे मोर एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी है। नाउ अब हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता लग गया पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में क्या होता है बेटा कि ऐसी डायग्राम जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिखी हुई हो एनर्जी, ऐसी डायग्राम जिसकी वाई एनर्जी में हमने लिखी हुई, वाई एक्सिस पे हमें लिखी हुई हो एनर्जी, एक्स एक्सिस पे हमने लिखा हुआ रिएक्शन पाथ, और उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हूँ, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और उनके दरमियानी जो स्टेट्स हैं उन सब को उन्होंने शो किया हो। यहाँ पे मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, हमें ये लाइन बाद में काम आएगी। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि ये एक NO2 प्लस F2, मैं अगेन आ गया हूँ 7.8 पे, और प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है बेटा आपका प्रोडक्ट अब आपके पास बन रहा है NO2F बन रहा है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है, ये मैं आगे बताऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है। दोनों को जो डिफरेंस है वो डेल्टा H फाइंड करता होता है। अब यहाँ बेटा क्या है कि पहला जो स्टेप है उसमें ज़्यादा बैरियर क्रॉस करना पड़ा है। इसका मतलब पहला स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या होगा, RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। लेकिन दूसरा स्टेप जो है बेटा वो क्या है, ये थोड़ी एनर्जी का गैप है, इसलिए ये फास्ट स्टेप होगा। ये याद रखेगा, जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी उतना ही आपके पास मैकेनिज्म में स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से हमें क्या पता चला, पहला पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर दोबारा आपको फिर ताकि साथ साथ डिस्कशन भी होती रहे। इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से हमें एक चीज़ पता लगी कि इसके अंदर क्या है बेटा, दो पीक्स हैं, मतलब इसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमें ये पता चली कि जो स्टेप नंबर 1 है वो स्लो है, और स्टेप नंबर 1 क्या है, RDS होगा। स्टेप नंबर 2 जो है बेटा वो क्या है, फास्ट है, जो RDS नहीं हो सकता। फिर बेटा हमें ये पता लगा कि दो स्टेप हैं, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनको ज़रा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट क्या क्या थे जी, 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है बेटा, दो हैं। तो उन्होंने मिल के कोई ना कोई जो होगा वो रिएक्शन किया होगा। तो पहले हम करते हैं कि आपस में मिलकर तो नहीं कर सकते, इसने इसके साथ मिलकर ही किया होगा। तो हम देखते हैं कि स्टेप क्या हो सकता है। हमने कहा बेटा N2 जो है F2 के साथ रिएक्ट किया हुआ, क्या बनाया बेटा N2F, तो बच क्या गया फ्लोरीन। जो फ्लोरीन बच गया, इस फ्लोरीन ने दोबारा रिएक्ट किया होगा NO2 के साथ, और NO2F बन गया। ओवरऑल रिएक्शन में ये फ्लोरीन से क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ओवरऑल मैकेनिज्म है वो ये है, इसमें स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, और ओवरऑल रिएक्शन बेटा क्या है, 2N2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। सिमिलरली 7.3 में भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होती है उसको ज़रा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसे है भाई, देखो एक्सो मैंने बताया था ना, एक्सो का EX से याद कर लेना है, एग्जिट। तो पहले डायग्राम में क्या होना है, डायग्राम में एक तरफ होनी है एनर्जी, एक तरफ होना है रिएक्शन पाथ। इधर भी एक तरफ होनी है एनर्जी, एक तरफ होना है रिएक्शन पाथ। इसमें मेरा जो रिएक्टेंट हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैं रिएक्टेंट। अगर आप A2 B2 लिखना चाहें तब भी ठीक है। ये एक बैरियर क्रॉस करते हैं। अब एक्सो का मतलब है एनर्जी निकलेगी का मतलब है कि रिएक्टेंट से एनर्जी कम होगी। तो जो आपके पास प्रोडक्ट होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, उनकी एनर्जी होगी लो। जो ए बी बनेगा उनकी एनर्जी क्या होगी, लो। और यहाँ पे ए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो क्या है बेटा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट एनर्जी ले के गए हुए हैं ऊपर, और यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट एनर्जी जो है वो छोड़ के गए हुए हैं। इसलिए जो है वो क्या है,
यहाँ पे एनर्जी का ज़ाया हो रहा है, यानी कि ज़िया हो रहा है बाकी चीज़ों में। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट की लाइन और प्रोडक्ट की लाइन का अगेन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे बेटा जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट की लाइन का अगर मैं डॉट ड्रा करूँ, प्रोडक्ट की लाइन में डॉट ड्रा करूँ, इनके जो दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास वही है एंथैल्पी चेंज है जो हमने पहले डिफाइन की थी। और अगर टॉप ऑफ द पीक से लेके यहाँ तक फाइंड करूँ तो ये बेटा क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है किसी भी रिएक्शन की। ठीक हो गया। द रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक हो गया, वो हमने पहले देख ली। आखिर में बेटा हमारे पास आता है कैटालिसिस। अब कैटालिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो कैटलिस्ट बेटा वो चीज़ जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, ठीक है, वो चीज़ जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे या रेट को बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, कैटलिस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स केस अगर रिवर्सिबल हो तो ये दोनों को बढ़ा देता है। ठीक है, इन जनरल जो कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट वो सबस्टांस जो एक्सेलरेट करता है केमिकल रिएक्शन को लेकिन रिमेन केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। मतलब कैटलिस्ट जो है वो सबस्टांस है विच एक्सेलरेट a chemical reaction but remains chemically unchanged at the end of the reaction, at the end of our reaction वो क्या कहलाता है बेटा। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 स्टूडेंट की जो है ना वो आपस में बड़ी अच्छी बन रही थी, लेकिन एक लड़का उनके पास गया, कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में जो है ना वो ये लड़का क्या क्या कहता है। अच्छा, मेरे बारे में कहा कुछ उसने, जी जी तुम्हारे बारे में कहा, ये वाली बात की उसने। और दूसरे को जो है वो दूसरा लड़का जाके कहता है तुम्हारे बारे में उसने ये बात की है। तो ये दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं और जो बातें करने वाले होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। दे आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली एक वो कहानी भी आपने सुनी होगी कि 2 बैल होते हैं, तो ये लूमड़ी एक की तरफ जाती है और कहती है कि तुमने दूसरे बैल को कुछ नहीं बताना, और दूसरे बैल के पास भी जाके कहती है तुमने दूसरे बैल को कुछ नहीं बताना। आपस में जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या बताया, तो उसने कहा कि ये कहा कि तुम्हें कुछ नहीं बताना, तो उनकी आपस में लड़ाई होगी। तो मीन्स एज अ कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का काम क्या है कि वो एक्सेलरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। जब कभी भी वो केमिकल रिएक्शन करेंगे खुद बाहर निकल आएंगे। एसिड कैटलाइज रिएक्शन, एसिड बाहर निकल आया, बेस कैटलाइज रिएक्शन, बेस बाहर निकल आए, कैटलिस्ट एट द एंड क्या होता है, निकल आता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं कैटालिसिस। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल है बेटे, अच्छा कैटलिस्ट करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कैटलिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं। कैटलिस्ट बेटा ये करता है, अब फॉर एग्जांपल मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ाता था, पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस ब्लू एरिया में, तो यहाँ पे मेरी बिल्डिंग थी और यहाँ पे मेरा जो था ना वो रिहाइश थी फ्लैट की। अब मुझे जो रूट पता था वो ये पता था कि यहाँ से मैंने आना है, ये वाला रूट गुजर के यहाँ पे आना है। तो ये मुझे जो रूट इनिशियली पता था जब मैं नया नया वहाँ पे गया था, तो मुझे ये रूट पता था कि आपने इस रूट से कॉलेज आना है। लेकिन एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि सर जो हमारे कॉलेज के जो ये सामने वाली गली है, यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आपके जो है ना वो फ्लैट के सामने से निकलेगी। तो मीन्स ये कि अब वो जो स्टूडेंट है उसने जो एज अ कैटलिस्ट काम किया है कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बेटा जो इतना बैरियर क्रॉस करना था वो उसने चेंज करके और बैरियर प्रोवाइड किया, यानी कि उसने रास्ता अलग कर दिया, उसने एक नया रास्ता प्रोवाइड कर दिया रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो जिस तरह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये रास्ता बताया कि यहाँ से जो शॉर्ट रूट पड़ता है, अगर मैं ये शॉर्ट रूट अपना लूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। सिमिलरली कैटलिस्ट भी ये काम करता है बेटा, कैटलिस्ट ये बड़ा बैरियर क्रॉस कराने के बजाय और शॉर्ट रास्ता उसे प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पे जो है वो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है। तो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास रिएक्टेंट हैं और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे क्या है आपके पास प्रोडक्ट हैं,
तो मैं कहता हूँ जो रेड कलर में है इसको हम लिखते हैं कि ये क्या है बेटा, ये है विदाउट कैटलिस्ट। और अगर मैं इसको चेंज करके ग्रीन कलर में लेके आऊँ तो मैं लिखूंगा कि ये जो है ग्रीन कलर वाला ये कहता है विद कैटलिस्ट। ये डायग्राम आपने ड्रा करनी होती है, इसलिए मैंने आपको ड्रा करके बताया। तो अब इसमें क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या है, कैटलिस्ट के ऐड होने से एक अलग पाथवे मिल गया, जिस पाथवे से क्या है बेटा कि वो हमारे पास रिएक्शन चेंज हो गया। अच्छा, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस बेटा ये है कि ओजोन जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, O2 में। नॉर्मली जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसे वो 17.1 किलो जूल पर मोल की चाहिए इसको, लेकिन जब एक कैटलिस्ट आता है क्लोरीन फ्री रेडिकल जो कि 1 लाख जो है, यानी कि 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिप्लीट कर सकता है, ओजोन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के अंदर। अब ये करता क्या है बेटे कि ये कन्वर्ट करवाता है किसको, O3 को पहले रिजेक्ट करता है O3 के साथ, ये O2 में कन्वर्ट करवाता है, ClO फ्री रेडिकल जनरेट करवाता है। वो जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो किसी और ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है वो इसको कन्वर्ट करवाता है और वो Ag निकल आता है बाहर, यानी कि ये किसी और ऑक्सीजन रेडिकल के साथ मिलके जो है वो इसके साथ जो है रिएक्ट करके O2 निकाल देगा। अब इसमें ये ऐड हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिमूव हो गया। तो ये कैटलिस्ट है जो कि ऐड हुआ है और रिमूव हुआ है। बाकी जो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस पूरे के पहले वाले स्टेप के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है 2.1 किलो जूल पर मोल है। सेकंड वाले स्टेप में जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी जो निकाली गई है वो है 0.4 किलो जूल। ओवरऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी निकली है वो है 2.5 किलो जूल पर। अब देखो 2.5 किलो जूल कहाँ और 17 कहाँ, इसका मतलब है ये रिएक्शन फास्ट होगा और ओजोन की डिप्लीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बेटा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस सिलेबस में नहीं है ये वाला, इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है। पिछले चैप्टर वाले गिब्स फ्री एनर्जी टॉपिक में शामिल है।